तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस ले लेंगे, ये मान लिया जो भी है टोटल। तो यहाँ से ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस, इसको जो है मान लेते हैं ये डिस्टेंस y पे है, अभी x पे है, और बर्ड का जो है वो मान लेते हैं बर्ड का इंटरफेस से डिस्टेंस y है। तो इमेज तो इसका बन रहा है यहाँ से, ए पार्ट के लिए होगा डी एपरेंट, डी एपरेंट बाय ऑब्जर्वर का मीडियम है 1, ऑब्जर्व कर रहा है बर्ड, बर्ड 1 में है, तो और बीच में फिर ये हो जाएगा y/1, एयर का है, प्लस 30/2 प्लस x/3, x/3। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा v अपरेंट, ये हो जाएगा v अपरेंट, v अपरेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, प्लस ये तो जीरो होगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, प्लस ये हो जाएगा 1/3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी को प्रॉपर साइन के साथ पुट कर देंगे। प्रॉपर साइन के साथ क्या होगा, डी वाई बाई डी टी, वाई जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू +4 प्लस 0, प्लस ये डी एक्स बाई डी टी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, एक्स तो -2/3 हो जाएगा। -2/3, ये हो जाएगा -2/3, तो ये हो जाएगा 10/3 वी एपरेंट। हाँ सर, 10/3। तो वी एपरेंट इज इक्वल टू +10/3, +10/3 का मतलब फिश की वेलोसिटी वो किधर देखेगा, फिश की वेलोसिटी अवे फ्रॉम द इंटरफेस। अवे अवे फ्रॉम। फ्रॉम द इंटरफेस, ऐसा। इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, इमेज की वेलोसिटी, तो इमेज इज इक्वल टू m² होगा। इमेज की लोकेशन तो यहाँ पे देखा हुआ है, हाँ सर, सिर्फ x पे वेलोसिटी है तो -m। तो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ m² ऑफ वी ओ एक्स वी आई एक्स अगर फाइंड करना है। m क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ v/u, तो v तो हो रहा है 10 पे और ये 15 पे, यस सर, -10/-15। -10 प्लस 10/15, तो जो भी है स्क्वायर ही होना है, अच्छा हाँ, यस सर। इनटू ये हो जाएगा 2, तो ये 100 200/225 x, माइनस माइनस मतलब अब ये इधर जा रहा है इसकी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट, तो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा। सर उसको 2/3 लिख लेंगे सर, तो थोड़ा है कैलकुलेशन। किसको, सर अंदर 10/15 को अच्छा 2/3। 2/3, तो ये हो जाएगा 4, 8/9, अच्छा ठीक है हाँ 8 बाई, सर, 8/9। हाँ ठीक है ये 25, हाँ 8/9, तो दिस इज इक्वल टू -8/9, -8/9। तो 8/9 इस डायरेक्शन में, 8/9 स्पीड। अब उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वही चीज लिख लेना है यहाँ पे। सर ये वो भी जो Vx है उसको 2 लेंगे या -2 लेंगे सर? नहीं, अब देखो ये जो है कन्वेंशन, हम डिस्टेंस ये वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, अब हमारा जो मिरर में हम यूज करते थे कि ऑब्जेक्ट का अगर -2 लोगे, मान लो -2 लोगे तो ये +2 आएगा, मतलब क्या है कि जिस हाँ डायरेक्शन सर। में जा रहा है उसके अपोजिट में जा रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो। बट इसमें हमें मतलब क्या हमें लेना चाहिए प्लस कि मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वही लेंगे कि मिरर में हमारा वो हाँ इंसिडेंट वाला होता है, तो यहाँ पे होगा तो -2 होगा, -2, तो ये आएगा प्लस हाँ टू सर। प्लस टू मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अपोजिट में इमेज, तो ये -8/9, -8/9। अब डिस्टेंस बी के लिए वो हो जाएगा डी एपरेंट बाई 1 प्लस y/1 प्लस 30/2 प्लस x/3, इफेक्ट तो वही रहेगा, x अभी टोटल ले लेंगे, x यस इमेज की सर, डिस्टेंस ले इमेज लेंगे, से। तो यहाँ से ये हो जाएगा वी एपरेंट इज इक्वल टू dy/dt, dy/dt को +4 ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा,
प्लस 1/3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी अपना देखेंगे कि क्या है भाई, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी तो ये x है ना, अभी इमेज के लिए डिस्टेंस x, तो वेलोसिटी जो 8/9 है उसके वजह से x क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो यहाँ पे dx बाई डी टी हो जाएगा पॉजिटिव, इंक्रीज हो रहा है। तो dx बाई डी टी हो जाएगा पॉजिटिव, ये +4 + 1/3 इंटू 8/9, ठीक है। तो हाँ सर। 116 हाँ सर, 116/27। v apparent इज इक्वल टू 116/27, पॉजिटिव है मतलब इस डायरेक्शन में उसको दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट सर सर आप जो वो -8/9 निकाले, मैं वो +8/9 निकाला हूँ, बट आंसर तो सही है, मतलब सेम आ गया सर। वो ठीक है, वो तुमने जैसे मान लो, हमने तो ये आंसर सेम आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट इमेज वाला साइन है, ये हमारा जो भी है यहाँ पे 2 अगर है, तो यहाँ पे अगर हम यस सर। मिरर वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो क्या, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव होगा, तो हाँ यहाँ पे सर। तुम माइनस करोगे तो यहाँ पे इसका प्लस आएगा, -m² है तो प्लस का मतलब ये इधर जा रहा है। अब उसके बाद हाँ फिर सर। ये साइन कन्वेंशन इस इंटरफेस से देखोगे, इंटरफेस से डिस्टेंस बढ़ा रहा है ये, तो ये पॉजिटिव लेंगे dx बाई dt, तो सेम आएगा। अच्छा, हाँ ठीक है सर। ठीक है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यस तुम सर। वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करके उसको डिनोट तो करोगे, तो डिनोट कर दिया, एट हाँ बाई सर। नाइन अवे जा रहा है उसको पुट कर दिया, सेम आएगा। तो ऑलमोस्ट 4 मीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है ये आएगा, v इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? हाँ सर। यस सर। अब इसमें हाँ, सर वाटर के अंदर फिश है और बर्ड उसे देख रहा है तो उसको उसका साइज बड़ा दिखता है। साइज, वाटर के अंदर फिश है तो उसका साइज बड़ा दिखेगा, उसके तो अलग अलग पॉइंट वाइज सोचना पड़ेगा। वैसे वो यही वो साइड से देखने से वो कॉन्वेक्स हो जाएगा तो। वो स्फेरिकल वाले में मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे, हाँ। v बाई म्यू 2 डिवाइडेड बाई u बाई म्यू 1, तो v जो है वो इमेज, ये मैग्निफिकेशन होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो v जो जहाँ पे भी है, जहाँ भी इमेज बन रहा है, वो मान लिया कि अपेरेंट आया था 10 बाई, मान लो 10 का 8 पे इमेज बन रहा है, तो 8 डिवाइडेड बाई म्यू 2 मतलब एयर है, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे वाटर में है, तो मान लो वो 10 सेंटीमीटर, उससे तो कम ही होगा, डिवाइडेड बाई वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो भी है मान लेते हैं 2 है, तो ये हो जाएगा 5, हाँ साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में, ठीक है। यस सर। तो अब ये सारा क्या था, ये सारा कुछ था हमारा नॉर्मल इंसिडेंस या पैरेक्सियल, पैरेक्सियल अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे नॉर्मल विजन है, इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऑब्जेक्ट उसके नीचे है तभी उसको देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा अगर, तब ऐसा नहीं है, तो वैसे केस में हम फार्मूला जो d बाई डी अपरेंट है, ये सारे फार्मूले वैलिड नहीं है, तो उसके लिए हम देखते हैं फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, इस एग्जांपल को हम समझ सकते हैं कि ऑब्लिक इंसिडेंस को कैसे कैटर करेंगे। ऑब्लिक इंसिडेंस, तो ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब है कि अब जो है वो ऐसा नहीं है कि कंटेनर का कुछ बॉटम है, वो बॉटम वहां पे है तो उसकी जो अपरेंट होगी वो सेम हो जाएगी h बाई म्यू, नहीं, वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो उसको कैसे लोकेट करेंगे, उसके लिए हमारा फिर बेसिक से ही हमें जाना पड़ेगा जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो लॉ है, वो हमेशा वैलिड रहेगा। तो ये होगा, ऐसे मान लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ भी 30 सेंटीमीटर है,
रेक्टेंगुलर है ये क्यूबिकल कंटेनर है, 30 cm और ये भी 30 cm है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो ऐसे लोकेटेड है कि उसको ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है। उसको ये दिखाई दे रहा है, इधर और कुछ कंटेनर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे लोकेटेड है। अब इसके बाद इसमें क्या किया गया कि इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट किया गया, इसमें धीरे धीरे वाटर फिल करना स्टार्ट किया गया। तो वाटर फिल करना स्टार्ट किया गया तो ऐसे सोच सकते हैं, मान लो हमने वाटर यहाँ पे फिल किया तो यहाँ से जो रेज है वो क्या होंगी, वो रिफ्रैक्ट होंगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो है रेज जो जाएंगी वो इस लाइन के लॉन्ग आने लगेगी। तो इस पर्सन को धीरे धीरे बॉटम विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो सिर्फ यही दिख रहा था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन जैसे जैसे वाटर फिल करेंगे वैसे वैसे ये पॉइंट्स जो हैं विजिबल होने लगेंगे। तो हमें इसमें ये बताना है कि ये जो है विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें दिया हुआ है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट है P, सेंटर से एक पॉइंट है P और वो पॉइंट विजिबल होता है। तो उसके विजिबिलिटी के लिए किस हाइट तक हमें वाटर फिल करना चाहिए, कि किसी हाइट तक हमने वाटर फिल कर दिया यहाँ पे h हाइट तक। तो उसको क्या हुआ कि इसके सेंटर से एक पॉइंट है P जो कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है, मतलब सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे है। cm पे है ये पॉइंट P। सो अप टू व्हाट हाइट liquid must be filled, water must be filled, up to what height water must be filled so that point P is visible, point P is visible। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट वही लेना है 4/3 पॉइंट P। तो अब ऐसे केसेस जो कि हमारे नॉर्मल इंसिडेंट से अलग हैं, तो उस केसेस में वो सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो h/μ ये सब चीजें वैलिड नहीं है। उसके लिए क्या होगा, अगर हमें पर्टिकुलरली लोकेट करना होगा, कहीं पे भी कुछ भी लोकेट करना होगा, तो हम रिफ्रैक्शन के थ्रू देखेंगे, रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो अब ये पॉइंट अगर विजिबल है तो ये पॉइंट विजिबल है, मतलब यहाँ से जो है रेज कुछ स्टार्ट होंगे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट यही है, इसी लाइन के लॉन्ग वो देख रहा है। तो यहाँ से जो रेज स्टार्ट स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे कि यहाँ से तो भाई चलो ये वाली रेज जो नॉर्मल गई वो तो उसके पास पहुंची नहीं, यहाँ से जो है ऐसे कोई एक रे गई होगी ऐसे ही, तो ये क्या होगा, ये इस लाइन के लॉन्ग आ जाएगी और उसको जो है ये पॉइंट दिख जाएगा, वो पॉइंट जो है दिख जाएगा हमें। तो वो पॉइंट अगर दिखता है तो फिर जो भी है उसमें वो एंगल वैंगल हमें देखना पड़ेगा। तो किस हाइट तक फिल करते हैं कि यहाँ से हमें ये विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। तो विजिबल होना स्टार्ट हो जाए तो अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ ये है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर पाएंगे, ये एंगल और ये एंगल। अब हमें फाइंड करना है भाई एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए जो कि स्नेल्स लॉ में हम यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से अगर मान लो साइन आर पता चल जाएगा तो tan r लिख लेंगे, और tan r के बाद फिर कुछ ज्योमेट्री अप्लाई करके यहाँ से ये ज्योमेट्री अप्लाई करके एच की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब ज्योमेट्री से एंगल फाइंड करना होगा, तो क्या ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा या ये एंगल कितना होगा?
क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे? हाँ सर। लाइन ऑफ साइट से हमें हाँ सर। इनिशियल एंगल पता चल जाएगा। लाइन ऑफ साइट से, लाइन ऑफ साइट मतलब जो पॉइंट उसको दिख रहा है, उसको यहाँ से पॉइंट दिख रहा है, मतलब जो, क्या ये एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा? हाँ सर 45 क्योंकि होगा। ये दोनों सेम सेम 30 है, ये 30 हाइट भी 10 कंटेनर का 30 है और ये भी 30 है। तो यहाँ पे अगर मान लो थीटा लेते हैं तो tan थीटा, इसमें ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 1 आ जाएगा। 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो हो जाएगा 45 डिग्री। यस सर। यस सर। अब जैसे ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 45 पता चल गया और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन है, तो हमें जो है ये आर पता चल जाएगा। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट ये क्यू मान लेते हैं, तो μ1 by μ2 by वन μ1 इंटू by 1 साइन 45 इज इक्वल टू म्यू, म्यू इंटू साइन आर। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू ये 1/√2, म्यू इज इक्वल टू 4/3 साइन आर। तो ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल टू 3/4√2। साइन आर पता चल गया तो tan आर भी पता चल जाएगा। साइन आर Yes, अगर है sir. तो ये है अगर आर, तो ये है 3/4√2। तो ये कितना आ जाएगा? बेस इसका कितना आएगा? सर 3 क्या है सर? 3 है ना ये परपेंडिकुलर। साइन आर अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं तो अच्छा, हाँ, रूट हाँ। 23। रूट रूट 23। रूट 23, तो रूट 23। तो tan r अगर पता चल गया तो यहाँ से h नोन है, और ये क्या है? अब ये डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर h इंटू जो tan आएगा। h sin r, ये सॉरी अच्छा, तो यहाँ से h तो हमें फाइंड करना है, ये दोनों ही अननोन है, ये दोनों ही अननोन है। तो सर और एक रिलेशन। अच्छा, तो ये, हाँ यहाँ से देखो ये कितना बचा, ये डिस्टेंस क्या बची? ये 45 है तो ये हो जाएगा 30 माइनस h। 30 माइनस एच, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 माइनस एच, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 माइनस एच। तो ये 30 माइनस एच हुआ, तो ये गैप कितना बच जाएगा? ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। माइनस h है। सर आप 10 बोला ना, सिंटैक्स क्या है? सर h माइनस 10 बच जाएगा। h माइनस 10, 30 माइनस एच ये हुआ, और वो 20 है टोटल। 20 minus 30 तो plus h. 20 माइनस 30 प्लस एच, तो h माइनस 10। हाँ, यस। h minus 10 equals to h 3 माइनस by root 3. h माइनस 10। तो यहाँ से ये h के टर्म्स में आ गया। अब इसमें जो है लिख लेंगे, ये q है और ये p है। tan r इज इक्वल टू 3 बाई h रूट 3 20, by root 3. Root और 20 वही by एच आर इज root 33 h माइनस 10 by 10. 10 by h। बाई एच। अब आ जाएगा। हाँ तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 3h इज इक्वल टू √23h माइनस 10√23। तो h की वैल्यू हो जाएगी h इज इक्वल टू 10 बाई रूट 10 root 20 1023 by by 3 minus 3 minus root 23। root. रूट नहीं 23 root 23 minus 3. 3। अच्छा हाँ हाँ सर। तो √23 माइनस ये आएगी, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं अगर इसको 5 के क्लोज ले जाते हैं, तो 50/2 25 1.3. 25 सर सेंटीमीटर तो के आसपास। 3 पॉइंट कितना आएगा सर?
अरे 3 पॉइंट कितना है? ये रूट 23 जो है 5 से अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 50/5 माइनस 3 2, तो 50/2 25, तो ऑलमोस्ट 25 से कुछ कम 24.8 वगैरह कुछ आएगा ऐसे, है ना? हाँ सर। अप्रोक्स ऐसे लिख लेते हैं। 4.8 ले सकते हैं सर रूट हाँ हाँ, तो कितना आ जाएगा? सी आएगा अप्रोक्सीमेटली 24.879 ऐसे कुछ। ये आएगी हाइट, 30 सेंटीमीटर कंटेनर था, इतना अगर फिल करेंगे तो हमें ये चीज़ विजिबल होगा। तो ऐसे केस में वो सारे फार्मूलेज जो है नहीं वैलिड होंगे। अब इसमें अगर कोई पूछता है कि भाई कितने हाइट पे दिखाई सर देगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा ना? 26 हो रहा है। हाँ सर, डिनोमिनेटर तो 2 से कम जा रहा है ना? 5 माइनस 3 ये 2 हो गया, तो 25, तो 25 से 26 हो जाएगा। हाँ सही बोल रहा है, ये कुछ कम हो जाएगा, 25 से ज़्यादा हो जाएगा। यस। तो 26 के आसपास कितना आ रहा है, कुछ है वैल्यू? 26.7 है अरे सर उसको कर लेंगे कैलकुलेट। सर 26.70। 26.70, 26.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये फाइंड करेंगे। अब अगर मान लो कोई पूछता है कि भाई अपरेंट डेप्थ बताओ, हालांकि ऐसे केस में तो अपरेंट डेप्थ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से हमें अप्रॉक्सीमेटली इधर कहीं पे हम रिलेट कर पाएंगे कि इधर कहीं पे ये लोकेटेड है, तो ये ज्योमेट्री से हमें फाइंड करना पड़ेगा। बट जो भी है उस केस में इतना डायरेक्ट नहीं होगा, उस केस में हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह फाइंड करना होगा, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करेंगे तभी जाके उसे फिर अप्लाई करके होगा ये। तो ये था ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस को ऐसे कैटर करेंगे, तो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ और ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ, वो दोनों टाइप के इंसिडेंस सर हुए। एग्जैक्ट वैल्यू 28.18 28 पॉइंट, अबे क्या 18 इतने देर तक कैलकुलेट कर रहे हो? 28.18 लो भाई, 28.18 कैसे आ जाता? सही कैलकुलेट कर रहे हैं ना? सर कैलकुलेटर क्या है सर? 26 ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो इस टाइप का है। ये चीज अगर ये पैरेलल स्लैब जिसमें कि T1 μ1 T2 μ2 ये सब है, यहाँ पे ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये एयर है, ये एयर है, और इस सरफेस ये भी एयर है। अगर इस सरफेस पे ग्राफ, कौन सा ग्राफ? सर मेरे को लगा μ1 μ2 μ3 सब इंक्रीजिंग ये पे आएगा तो अरे ये अलग डिजाइन ये है ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और ये रे जो है ये कुछ करते करते यहाँ से ये इमर्ज हो रही है, ये है एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू ई होगा। यस सर I इज इक्वल्स टू E होगा क्या होगा इसमें से? सर 100%। सर A ही होगा। I इक्वल टू इसे हाँ दोनों सर I इक्वल टू फाइनली B सेम सर। मीडियम ही है। सेम। यस सर। यस सर I इक्वल्स E। तो क्या ये हमेशा ट्रू है कि मान लो ऐसे? नो सर वो पैरेलल स्लैब पैरेलल के लिए होगा सर वो, मतलब पैरेलल अगर होगा प्रिज्म में नहीं होना चाहिए। ये भी एयर में आ रहा है और ये एयर में जा रहा है, तो क्या इस केस में भी होगा? नो नहीं सर सर
सर No, बेस sir. के पैरेलल गया तो इधर एक हाँ सर, बेस divergence के आएगा ना। पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल फेसेस होने चाहिए। अगर पैरेलल फेसेस हैं तो यहाँ से स्नेल्स लॉ ऐसे लिखते लिखते जो है हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये मान लो ये एंगल अगर R1 है तो ये भी R1 है, ये R1 हुआ तो ये भी R1 हुआ, ये R2 हुआ तो ये भी R2 हुआ, ये R3 हुआ तो ये भी R3 हुआ। तो स्नेल्स लॉ इस पॉइंट पे लिखेंगे, इस पॉइंट पे लिखेंगे, इस पॉइंट पे लिखेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से कि ये जो है R1 है, ये भी R2 है। तो इसमें अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ये होगा म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट पे वो हो जाएगा म्यू 3। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, म्यू 3 हो गया, ऑर्डर थोड़ा रिवर्स हो गया, यहाँ से R3 लिखना ठीक रहेगा। म्यू 3 साइन R3, साइन R3। फिर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये R3 होगा और यहाँ पे R2 हो जाएगा, ये भी R2 होगा। फिर यहाँ पे R1 होगा तो यहाँ पे R1, तो यहाँ से म्यू 3 साइन R3 इज इक्वल टू म्यू 2 sin R2। म्यू 2 साइन टू R2। साइन R2। अब ये पैरेलल नहीं होंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे ना R2 R2। अगर दोनों हाँ फेसेस सर। पैरेलल नहीं होंगे तो फिर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ से म्यू 2 साइन R2 इज इक्वल टू म्यू 1 साइन R1, साइन R1। और फिर इस पॉइंट पे लिख लेंगे वही चीज, म्यू 1 साइन R1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 into sin साइन E। ई। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू ई होगा। तो अगर पैरेलल फेसेस हैं, पैरेलल है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में स्नेल्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इंटरमीडिएट से कोई भी मतलब नहीं है। पहला पॉइंट तो ये है। और अगर ये दोनों एंगल सेम होते हैं, आई और ई सेम है, ये गिवन है, तो ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो एंगल सेम, एंगल सेम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यस और ये सिर्फ क्यों है, ये सिर्फ पैरेलल फेस के लिए है, इस केस में नहीं अप्लाई होगा क्योंकि फेसेस पैरेलल नहीं है। नहीं है। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्शन। कौन सा वाले केस में? एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन। सर प्रिज्म वाला क्या बोलेंगे सर? प्रिज्म वाला क्या होगा? प्रिज्म अगर वाला, पैरेलल के तो बेस के तो फिर आई इक्वल टू ये है। हाँ वो एक स्पेसिफिक केस होगा, बट यहाँ पे ऑलवेज होगा। सर आई माइनस आर होगा एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म के लिए आई इज इक्वल टू ई किसी केस में होगा, बट वो बहुत स्पेसिफिक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम नहीं बोल सकते कि ऑलवेज आई इज इक्वल टू, बट यहाँ पे पैरेलल फेसेस के लिए ऑलवेज होगा, ऑलवेज आई इज इक्वल टू ई, अगर दोनों साइड मीडियम सेम है तब, ठीक है। तो ये तो हुआ। अब एंगल ऑफ डेविएशन हम देखते हैं रिफ्रैक्शन में। अगर रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, तो सर मॉड आई है -1, मॉड आई -1 डिफरेंस होगा सर दोनों का। डिफरेंस कि मान लो कहीं से भी अगर ये नॉर्मल है और यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है या ऐसे जा रहा है, जो भी है ऐसे जा रहा है। मान लिया ये आर है और ये आई है, तो जो भी एंगल, रेयरर मीडियम का एंगल ज़्यादा होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, जिसका म्यू ज़्यादा है उसका एंगल कम होगा। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस, तो डेल्टा इज इक्वल टू इस केस में आर माइनस R minus I. आर माइनस आई, और मैग्नीट्यूड ये क्लॉकवाइज में। अब स्पेसिफिक जो भी होगा वो देखेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो इन जनरल हम डेल्टा बोल सकते हैं, जो डेल्टा का सर उनका मॉड ले लेंगे ना। डिफरेंस ऑफ आर माइनस आई या आई माइनस आर, ठीक है। आई और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकती है? जो आई है वो 0 से लेकर 90 तक हो सकता है। एग्जैक्टली 0 मतलब क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस, ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस। और ये 90 डिग्री पे है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग, क्रिटिकल ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब ये सरफेस है तो एग्जैक्टली 90 होगा तब तो ऐसे टच करता हुआ ऐसे चला जाएगा,
एग्जैक्टली 90 नहीं, ग्रेजिंग का मतलब क्या है, 89.88, 89.99, ऐसा क्लोज टू 90 है, ऐसा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा ग्रेजिंग। और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि ये अगर इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसी के अलाउंग ऐसे, ये हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस। तो दो एक्सट्रीम इंसिडेंसेस हैं हमारे, नॉर्मल इंसिडेंस एंड ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है एंगल चेंज होगा, एंगल जो है। सर वो क्रिटिकल एंगल पर डालने से 90 आ जाता है बोलते हैं ना। क्रिटिकल लाने तो दो, अभी क्रिटिकल पहुंचेगा है, अभी तो बस ये बता रहा हूँ कि दोनों के जो एंगल का रेंज होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। अच्छा हाँ सर। अब इस प्लेन सरफेस से रिलेटेड हमारा क्या है, प्लेन सरफेस से रिलेटेड है हमारा ये ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू पैरेलल सरफेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू पैरेलल फेसेस, वही अगर फेसेस इंक्लाइंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा वो, बाय टू पैरेलल फेसेस, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू पैरेलल फेसेस। तो ग्लास स्लैब एक ऑप्टिकल एलिमेंट है। अब स्पेसिफिक जो है ग्लास एलिमेंट को कहीं कहीं पे यूज किया जा सकता है, जैसे क्या है कि भाई मिरर है, ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में ग्लास स्लैब रख दिया, तो उस ग्लास स्लैब से क्या इफेक्ट होना चाहिए, तो हमें पर्टिकुलरली इस ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मान लिया कि ये ग्लास स्लैब है और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर इस साइड में है, जस्ट ग्लास स्लैब के पास में है, और इधर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। इस स्लैब की थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे एयर है और इधर भी एयर है। तो बेसिक हमें पता रहेगा, तो दोनों अलग अलग मीडियम भी हो सकते हैं, इधर म्यू 1 है, उधर म्यू 2 है, इधर म्यू 3 है। तो जो अप्रोच यहाँ यूज कर रहे हैं वही अप्रोच वहाँ भी यूज कर लेंगे, हर के लिए अलग अलग रिजल्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा है। अब इसमें से हमें लोकेट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज के डिस्टेंस को बताना है। तो लोकेट करेंगे अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि एयर का स्लैब है एक, हाँ सर। यहाँ मान लेंगे कि एयर का स्लैब है और उधर वो ट्रांसपेरेंट है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस इमेज की, तो इमेज की जो भी डिस्टेंस होगी उसको फाइंड किया जा सकता है, डी अपरेंट, डी अपरेंट लिख लेते हैं, डी अपरेंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर का मीडियम। अच्छा ऑब्जर्वर जो है मानेंगे कि बिल्कुल यहीं पे है, अगर एयर में डिस्टेंस दिया होगा तो वो डिस्टेंस लेंगे, अभी मानते हैं कि वो वहीं पे है। तो डी अपरेंट बाई 1 इज इक्वल टू T1 बाई म्यू 1, T1 बाई म्यू 1, तो ये हो जाएगा x बाई 1 प्लस T बाई म्यू प्लस T बाई टी म्यू, बाई म्यू। ये हुआ। तो ये आ जाएगा डी अपरेंट और यहाँ पे बन जाएगी इसकी इमेज। तो ये इसकी डी अपरेंट। तो इस ग्लास स्लैब ने क्या किया, ग्लास स्लैब ने इमेज को शिफ्ट कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बनाया। तो अगर ग्लास स्लैब के थ्रू कोई देखेगा तो इमेज शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से। तो ये जो शिफ्टिंग है जो कि परपेंडिकुलर के अलोंग है, ये जो शिफ्टिंग है जो कि नॉर्मल के अलोंग, सरफेस का जो नॉर्मल है उसके अलोंग हो रही है शिफ्टिंग। तो इस शिफ्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ये जो है नॉर्मल शिफ्ट, कि इट इज द शिफ्ट क्रिएटेड बाय द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब ने कितना शिफ्ट क्रिएट किया, वो नॉर्मल शिफ्ट क्यों नाम है कि ये नॉर्मल के अलोंग शिफ्ट कर रहा है, नॉर्मल के अलोंग शिफ्ट कर रहा है, और उस शिफ्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट
इज इक्वल टू, भाई एक्चुअली क्या डिस्टेंस थी, एक्चुअल क्या डिस्टेंस थी, वो था X टी प्लस एक्स ऑब्जर्वर से, प्लस टी, हाँ सर। माइनस अभी क्या है टी बाई म्यू प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो इसकी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहोगे ऐसे कैसे, तो इसको थोड़ा सा रे डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब में यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया रेस, ये बेंड हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर वापस क्या हो गई, फिर से सेम एयर में इमर्ज कर रहा है, एयर में इमर्ज कर रहा है, तो ये फिर से पैरेलल हो जाएगी। जब फिर से पैरेलल हो जाएगी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा, ग्लास स्लैब क्या कोई डेविएशन क्रिएट करेगा, ग्लास स्लैब डेविएशन क्रिएटेड ड्यू टू ग्लास स्लैब क्या No, होगा, सर zero नहीं sir. करेगा सर, जीरो। Zero ग्लास zero. स्लैब दोनों पैरेलल है, इंसिडेंट रे क्यों, क्योंकि अभी तो देखा है आई इज इक्वल टू ई सेम है, आई इज इक्वल टू ए यस सेम सर। है, तो ये जो है नो डेविएशन, तो ग्लास स्लैब कोई भी डेविएशन नहीं क्रिएट करता है। अब बस ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, Let normal shift. ये हो जाएगा नॉर्मल शिफ्ट, ये नॉर्मल शिफ्ट। दिस नॉर्मल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एक्स नहीं है फॉर्मूले में कहीं पे भी, यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं है, तो दिस नॉर्मल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये क्या साउंड है? a normal shift is independent of position of object, position of object, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तो हमारा रियल ऑब्जेक्ट था, मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं, रेज ऐसे कन्वर्ज कर रही है, तो शिफ्ट किधर हो रहा है, तो वहाँ से भी ये मान लो ऐसे था, ये इंसिडेंट हुई, सर नॉर्मल शिफ्ट जो है, आपने जो ऊपर स्टेटमेंट दिया उसका मतलब ये है कि नॉर्मल शिफ्ट हमेशा उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का हो, हाँ एक ग्लास स्लैब, मतलब कंडीशन। हाँ कहीं एक पे भी, कांस्टेंट थिकनेस का ग्लास स्लैब सेम ही करेगा। हाँ कि पहले जो है ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था, ये है O और ये है I, तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, ये T है और